गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। तो आइए हम सी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो अब हमारी तीसरी यूनिट स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट लगाना। कंडीशनल में क्या है, अगर हमें कोई कंडीशंस चेक करनी है, किसी कंडीशन के बेसिस पर आउटपुट लेना, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं उसके लिए। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर आउटपुट को बार बार रिपीट करना है, ठीक है, तो बार बार उसे लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, लूप लगा देते हैं। मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं ये नहीं कि प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 इस तरीके से कई बार प्रिंट लगाऊंगा। मैं सीधा एक लूप लगाऊंगा जो 1 से 10 तक चलेगा। केवल एक बार प्रिंट कमांड लगानी है और वो लूपिंग हो गई, अपने आप जो है 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करेगा। तो मतलब जो हमें इसे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेशन बोलते हैं, मीन्स बार बार जो चीज़ें हमें रिपीट करनी है, उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स लगाते हैं। तो आइए एक बार जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, दैट इज इफ़। इफ़ का मतलब अगर हिंदी में कहें तो होता है यदि, मीन्स किसी कंडीशन पर काम करेगा, किसी शर्त पर काम करेगा। So if is used to execute a block of code if a specified condition is true। तो इसमें if के अंदर जो भी कोड होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो जो हमने कंडीशन दी हुई है वो ट्रू होगी। ठीक है, अगर वो ठीक है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्लॉक, मतलब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इफ़, इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल में लिखना है, हमें स्मॉल लेटर में IF। इफ़ जैसे बताया था कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसे हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी ये रिजर्व। सो इफ़ के बाद फिर ये ब्रैकेट ब्रेसेस लगाएंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन देनी है। फिर ब्लॉक के लिए बताया था आपको, जैसे पहले भी ब्लॉक के लिए हम ब्रेसेस लगाते हैं, जो भी ब्रेसेस हैं, तो इस पहले ओपन होगा ब्रेसेस, फिर क्लोज होगा, उसके अंदर जो भी कोड लिखा जाता है उसे एक ब्लॉक बोलते हैं। तो ये इफ ब्लॉक स्टार्ट होगा, इसके अंदर जो भी है कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। तो जो भी इस ब्लॉक के अंदर कोड लिखा होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ में दी गई कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा इफ। अब नेक्स्ट है इफ एल्स। तो इफ और इफ एल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ तो क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे जंप कर जाएंगे, नेक्स्ट कोड में पहुंच जाएंगे। लेकिन इफ एल्स में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है, इसमें दोनों कंडीशन अब चेक होंगी। इफ में तो केवल ट्रू चेक हो रहा था, इसमें दोनों की ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन चेक होंगे। इफ में जो कंडीशन दी हुई है अगर वो ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स, एल्स का मतलब क्या होता है, अन्यथा। अगर हम हिंदी में बात करें, जनरल लैंग्वेज में, अन्यथा। तो अगर वो सही नहीं है तो अन्यथा के केस में दूसरा ब्लॉक मीन्स एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों, अगर देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इफ कंडीशन, तो ब्लॉक के अंदर इफ ट्रू मीन्स अगर इफ जो वाली कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स अगर मतलब फॉल्स हो गई है इफ वाली कंडीशन, तो एल्स के अंदर जो ब्लॉक है, जो भी कोड है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ और इफ एल्स में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, माइनर सा डिफरेंस है। इफ केवल ट्रू कंडीशन को ही चेक करता है, जबकि जो इफ एल्स है हमारा वो ट्रू, इफ ब्लॉक उसमें ट्रू को चेक करेगा और एल्स फॉल्स को। तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों जो है हमारी कंडीशन चेक करेगा, मतलब एक कोड, कोई ना कोई एक कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारा इफ एल्स इफ लेटर। अब मान लीजिए हमें कई सा, अब यहाँ पर हमने इफ देखा जो एक कंडीशन चेक कर रहा है, इफ एल्स में 2 कंडीशन चेक हो गई, लेकिन हमें मल्टीपल कंडीशन चाहिए, 2 से ज़्यादा। भाई इफ तो सिंगल कंडीशन हो गया, इफ एल्स में केवल 2 कंडीशन चेक हो सकती है कि इफ में ट्रू हो गई और एल्स में हम फॉल्स में चले गए। लेकिन हमें चाहिए मल्टीपल कंडीशन, ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ये ना हो, मतलब इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन हमें चेक करानी है। तो उसके लिए हम इफ एल्स लेटर, लेटर का मतलब क्या है आपका, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं सीडी। तो इफ एल्स इस तरीके से एक सीडी सी बना देंगे। मल्टीपल कंडीशंस आर इवेलुएटेड इन ए सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंडीशन एक साथ चेक होती हैं। तो सबसे पहले हमने इफ लगाया, इफ से शुरू होगा, कंडीशन 1 दे दी, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए, क्योंकि हमें मल्टीपल इफ लगाने हैं यहाँ पर, एक ही इफ को चेक नहीं करना, कई सारे इफ चेक करने, तो उसके लिए होता है एल्स इफ। एल्स इफ मतलब अन्यथा ये वाला इफ। ठीक है, एल्स इफ कंडीशन 2 देती, इफ कंडीशन ट्रू इज ट्रू, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी और भी दे सकते हैं हम, कंडीशन 3 4 जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं। और एंड में एल्स मीन्स अगर ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, कोई सी, तो एंड में फिर क्या है, एल्स में आ जाए।
मतलब एल्स तो एग्जीक्यूट हो गई। फिर इफ़ ऑल कंडीशन आर फॉल्स, ऊपर की सारी कंडीशन जो है फॉल्स हो चुकी, तो हमारा एल्स में आकर जो है वो फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्विच केस। अब देखिए स्विच केस किस लिए यूज होता है, एक हमने पढ़ लिया कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ हो गया हमारा, इफ एल्स हो गया, और इफ एल्स लेटर हो गया, एल्स इफ इस तरीके से चलते चलते हमारी एक सीढ़ी बनेगी। अब ये क्या करता है स्विच, एक ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये इफ एल्स इफ जो हमारी लेटर बन रही है बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड हमें लिखना पड़ रहा है, उसे रिप्लेस करने के लिए हम स्विच केस यूज़ करते हैं। रिप्लेसेस मल्टीपल इफ एल्स इफ व्हेन चेकिंग ए वेरिएबल अगेंस्ट कॉन्स्टेंट्स। तो अगर किसी कांस्टेंट के अगेंस्ट हम किसी वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, तो हम इफ एल्स इफ की बजाय बहुत सारा कोड हमें ना लिखना पड़े, उसकी जगह पर हम स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है ये देखें। तो सबसे पहले स्विच ये कीवर्ड है, इसके अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि हम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके, तो अगर वो ट्रू है तो स्विच केस आगे बढ़ेगा। फिर तो सबसे, अब इसमें केस चलते हैं, जैसे वहाँ पर इफ एल्स इफ इस तरीके की कंडीशन चल रही थी, इसमें स्विच में हमने कंडीशन लगा दी, उसके उसके बेसिस पर फिर केस चलेंगे। केस कांस्टेंट 1, पहला कांस्टेंट दे दिया, अगर ये ट्रू हो जाता है तो कोड, ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ब्रेक कीवर्ड जरूर लगाना इसमें, अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे एक सारे के सारे फिर एक एक करके सारे ब्लॉक में एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। जैसे ही अगर कोड 1 यहाँ पर मान लीजिए ट्रू हो जाता है, कांस्टेंट ये केस 1 ही ट्रू हो जाता है, तो हम क्या करें, यहीं से ही जो है ब्रेक हो जाएगा। अभी ब्रेक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, यहीं से कोड जो है ब्रेक हो जाएगा, हम स्विच केस से तुरंत बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो फिर केस 2 पे जाएगा, ऐसे ही केस 3, इस तरीके से चलेंगे। और अगर कोई सा भी ट्रू नहीं होता, जैसे ऊपर हमने देखा एल्स इफ चलते चलते कोई सा भी ट्रू नहीं होता, सारी कंडीशन ऊपर फॉल्स हो चुकी हैं, तो एल्स ब्लॉक जो है फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है कि अगर ऊपर कोई भी कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, कोई सा भी केस जो है ट्रू नहीं हुआ, तो फाइनली डिफ़ॉल्ट जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा स्विच केस काम करता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो ये जो थे हमारे सारे कंडीशनल स्टेटमेंट थे। अब एक कीवर्ड आता है हमारा ब्रेक, जैसे अभी हमने देखा, ये हम लूप, हम ये जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट में लूप में, तो दो कीवर्ड है हमारे, एक ब्रेक है, कंटिन्यू है। तो ये स्विच केस में इनमें हम यूज़ करते हैं। इनका काम क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करता है, एग्जिट्स फ्रॉम ए स्विच फॉर वाइल। देखिए ये स्विच तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, और फॉर वाइल डू वाइल ये लूपिंग स्टेटमेंट है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब में यूज़ होता है लूप इमीडिएटली। देखिए जहाँ भी हमने ब्रेक लगाया, जैसे ही ब्रेक कीवर्ड आएगा तुरंत जो है, स्विच लगा रखा तो स्विच से बाहर आ जाएगा तुरंत, लूप लगा रखा तुरंत बाहर आ जाएगा लूप से, आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये काम है इसका, इंस्टेंटली जो है लूप से या स्विच की जो भी हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है उससे बाहर ले आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। तो इस तरीके से जो है फोर लूप का हमारा सिंटेक्स दिया हुआ है। तो इफ़ आई इक्वल टू ब्रेक लूप स्टॉप्स व्हेन आई इज़ 5। यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये 0 से शुरू होगा, ये लूप 0 और चेक करेगा जब तक जो है आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी, और ये लूप चलता रहेगा और आई की वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी। लेकिन हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ आई इक्वल टू 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा लूप से। तो एक्चुअली ये लूप अब चलना, तो इसे 10 स्टेप चलने थे, 0 से लेकर 9 तक 10 स्टेप हो जाएंगे, क्योंकि आई इज लेस देन 10 है। तो चलने तो इसे 10 स्टेप थे, लेकिन अब ये 6 स्टेप ही चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, लूप से तुरंत बाहर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, लगभग कुछ कुछ ब्रेक जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस बस, स्किप्स द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट वन। ये क्या करता है, ये जो करंट आइट्रेशन है जिस पर हमने जिस पर हमने कंडीशन लगाई है कंटिन्यू की, उसे स्किप कर देगा और लूप चलता रहेगा ऐसी। जैसे ब्रेक ब्रेक तो क्या कर रहा है, तुरंत लूप से बाहर आ जा रहा है, लूप को बंद ही कर रहा है। ये लूप को बंद नहीं करेगा, केवल जिस आइट्रेशन पे हमने कंडीशन लगाई है उसे स्किप कर देगा। जैसे आगे समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, सेम कंडीशन है आई प्लस प्लस। इफ आई इक्वल टू 5 कॉन्टिन्यू स्किप्स व्हेन आई इज 5 प्रिंट एफ परसेंटाइल। तो देखो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू हमने प्रिंट कराई है। ब्रेक में और इसमें कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ब्रेक तो क्या था, जैसे 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 भी प्रिंट करेगा, 5 वैल्यू हमारी प्रिंट करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा, वो उसे प्रिंट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा तुरंत।
अब लेकिन कंटिन्यू के केस में क्या होगा, अगर यही कंडीशन हम लगाते, ये 0 प्रिंट करेगा, ठीक है, आई जो है 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। फिर जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, तो 5 होते क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल टू 5, भाई 5 इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब अब ये 5 प्रिंट नहीं करेगा, अगले इटरेशन पे पहुंच जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 प्रिंट करेगा, समझ गए। 4 के बाद 5 पे ये स्किप करेगा एक स्टेप, ये है कंटिन्यू का काम, तो उसे स्किप कर देगा उस पर्टिकुलर इटरेशन को जिस पर हमने कंडीशन लगाई। तो ये 4 के बाद 5 प्रिंट नहीं करेगा, 6 प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा, सॉरी 8 प्रिंट करेगा और 9 प्रिंट करेगा, क्योंकि आई इज लेस देन 10 है, जैसे 10 होगा फिर तो लूप, फिर तो खत्म ही हो जाना लूप ऑटोमेटिकली। तो ये डिफरेंस है। ब्रेक में तो क्या हो रहा था, जैसे ही 5 हुआ, सॉरी 4 प्रिंट हुआ, उसके बाद आई की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, लूप बंद, बाहर आ गया तुरंत। लेकिन यहाँ पर लूप बंद नहीं होगा, केवल जो 5 वाला स्टेप है, जो 5 वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, 4 के बाद 6 प्रिंट होगा सीधा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो थे हमारे सारे कंडीशनल स्टेटमेंट थे, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ लेटर, और हमारा जो है स्विच स्टेटमेंट, स्विच कंडीशन जो है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरे टाइप का हमारा स्टेटमेंट है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जो अगर हमें मल्टीपल वैल्यू रिपीट करानी है, जैसे भी हमने ऊपर भी देखा, आई मुझे 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करना, तो ये नहीं करूँगा मैं प्रिंट 0, प्रिंट एफ 0, प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, इस तरीके से 10 स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं। एक ही लाइन में एक स्टेटमेंट लिखा और वो जो है इटरेशन चलता जा रहा है, अपने आप प्रिंट करता जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा फोर लूप है, सबसे ईजीएस्ट लूप है फोर लूप, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, बहुत ईजी है समझना। बेस्ट वैन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन, अगर हमें पहले से ही पता है हमें कितने इटरेशन लगाने हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर देखा हमने कि 10 नंबर प्रिंट करने थे 0 से 9 तक, तो हमें पता है कहाँ से कहाँ तक कंडीशन जाना है, कितने स्टेप्स हमें चलने हैं, अगर पहले से ही पता है तो हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। तो फोर का जो फॉर्मेट है या सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, सबसे पहले फोर कीवर्ड है, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर सब तीन चीज़ें हमें देनी होती है, तीन वैल्यू। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, एक हम वेरिएबल लेंगे, उसे इनिशियलाइज करेंगे, मीन्स कहाँ से लूप स्टार्ट होना है, 0 से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है, 2 से कहाँ से हमें स्टार्ट होना है। फिर हम कंडीशन देंगे, कंडीशन टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी कि कहाँ पर जाकर लूप जो है हमारा बंद होगा। एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मीन्स लूप हमारा किस तरीके से चलेगा, घटते हुए क्रम में चलेगा, बढ़ते हुए क्रम में चलेगा, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। और बाद में लूप की बॉडी होगी कि अंदर हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फोर लूप काम करता है। दूसरा हमारा वाइल लूप, इसे हम प्री टेस्ट लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंडीशन पहले, फोर भी हमारा प्री टेस्ट लूप है, ठीक है, वो भी एंट्री कंट्रोल लूप है। दो तरीके के हमारे लूप होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में तो क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद जो है हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। मतलब पहले हमारे हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होंगे हमारे जो भी स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप चलेगा ही नहीं, एक भी स्टेप नहीं चलेगा। तो इस टाइप के लूप को बोलते हैं हम एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री पे ही हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो जो फोर लूप है और जो हमारा वाइल लूप है, ये दो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। और जो डू वाइल लूप है हमारा तीसरा, वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, उसमें पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में फिर कंडीशन चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो कम से कम एक बार जो है लूप जरूर एग्जीक्यूट होगा, समझ रहे हैं ना। कंडीशन फॉल्स होने पर भी हमारा स्टेटमेंट एक बार, मतलब लूप जो है एक बार चल जाता है फॉल्स होने पर, जबकि इन दोनों में ऐसा नहीं होता, फोर और वाइल में ऐसा नहीं होता। ये पहली कंडीशन को चेक कर लेते हैं तो एक भी स्टेटमेंट या एक भी जो स्टेप है हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं होता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है। एंट्री कंट्रोल लूप हमारा जो पहले कंडीशन चेक करेंगे, जो दो टाइप के हमारे, फोर लूप और वाइल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप जो पहले बॉडी को एग्जीक्यूट कर देंगे, बाद में कंडीशन चेक करते हैं, तो वो हमारा डू वाइल लूप है। तो वाइल लूप में इसका जो हमारा फॉर्मेट भी है वो इसी तरीके का है, ठीक है। ये है प्री टेस्ट लूप, इसे बोल रहे हैं कंडीशन चेक बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वाइल, पहले वाइल लगाया हमने, फिर कंडीशन देखो यहीं चेक हो गई ना, कंडीशन चेक हो गई, उसके बाद लूप की बॉडी में जाएंगे, ठीक है, इसी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा जो भी है। और तीसरा हमारा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखो पोस्ट टेस्ट लूप, पोस्ट का मतलब प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो पोस्ट वो प्री टेस्ट था, पहले टेस्ट हो रही है कंडीशन, ये पोस्ट टेस्ट है, बाद में जो है कंडीशन चेक हो गई। तो देखो लिखा भी है यहाँ पे, एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस।
तो ये कंडीशन अगर फॉल्स भी है तो कम से कम एक बार ये एग्जीक्यूट होगा ही। तो अगर मान लीजिए प्रोग्रामिंग में ऐसी नीड है कि हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो भी हमें अपना कोड अगर रन कराना है कम से कम एक बार, तो हम जो है तो उस कंडीशन में डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बॉडी ऐसे चलती है डू, ठीक है, डू कीवर्ड आएगा, उसके बाद फिर बॉडी चलती है लूप की बॉडी, और लास्ट में जाकर के आप देखिए बाद में कंडीशन जो है वाइल कंडीशन जो है चेक हो रही है। तो इसीलिए इसे डू वाइल बोलते हैं। पहले डू, डू के बाद लूप की बॉडी चलेगी और लास्ट में जाके ये कंडीशन चेक करेगा। तो आप देखिए जैसे ही यहाँ से चलेंगे डू के अंदर, फिर जो है लूप की बॉडी चल रही है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी कंडीशन चेक होने से पहले। तो इसीलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप या पोस्ट टेस्ट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब, वैसे नेस्ट माने घोंसला होता है, नेस्टेड का मतलब मिले हुए, ठीक है, मिक्सअप जिसे हम बोलते हैं। तो लूप या कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कहें लूप की बात करें नेस्टेड लूप, तो लूप के अंदर लूप। जैसे अगर हम बोले नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, तो इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ये इफ एल्स इफ चल रही है, नेस्टेड इफ भी बोल देते हैं। तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? नेस्टेड लूप बोल रहे हैं। सो लूप, नेस्टेड लूप इज लूप इनसाइड अनदर लूप। जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर एक लूप ये चल रहा है जो 1 से 3 तक 3 स्टेप चलेगा। फिर इसी के अंदर एक लूप और चलाया हमने, पहला ये चला तो दूसरा लूप चलाया, फॉर इंट जे इक्वल टू 1 जे इज लेस देन इक्वल टू जे प्लस प्लस। दूसरा लूप जो चल रहा है वो दो स्टेप चलेगा बस, 1 से 2 तक, और प्रिंट कराएगा ये आई इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, जे इक्वल टू परसेंटाइल डी परसेंट और आई जे। तो सिंपल हमने यहाँ पे आई और जे की वैल्यू प्रिंट करा ली है, ठीक है। तो इस टाइप से जब लूप के अंदर हम लूप चलाते हैं दूसरा, तो इस टाइप के लूप को बोलते हैं हम नेस्टेड लूप्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। तो अब एक बार पूरी जो हमने यूनिट पढ़ी है उसकी समरी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा क्या है? इफ़ है, एग्जीक्यूट्स इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। जैसे मैंने बताया इफ़ जो है तभी जो है अपना जो भी उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स पे कुछ नहीं होने। इफ एल्स में क्या हुआ? चूजेस बिटवीन टू ब्लॉक, दो ब्लॉक होंगे। एक इफ में होगा कोड और दूसरा कोड जो है एल्स में होगा। कंडीशन जो है इफ में चेक होगी, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला जो ब्लॉक है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इफ एल्स इफ, ठीक है, या नेस्टेड इफ जिसे हम बोल देते हैं। तो ये जो है इफ एल्स इफ लेटर है, अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा स्विच केस है। तो जो इफ एल्स इफ वाला जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि बहुत सारा कोड हमें लिखना पड़ता है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए हम स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम मैनी ऑल्टरनेटिव्स, कई सारे ऑल्टरनेटिव अगर हमें दिए हों, कई सारी जो है चॉइसेस हमें दी हों, तो उसके लिए हम स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा लूपिंग स्टेटमेंट है। लूप में सबसे पहले फोर लूप है हमारा। लूप विद नोन नंबर ऑफ आइट्रेशन, अगर हमें पहले से ही आइट्रेशंस पता है कितने स्टेप हमें चलने हैं तो बेस्ट लूप है और सबसे ईजी लूप है। और सबसे ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे लैब में तो फोर लूप ही यूज़ किया जाता है, बहुत ईजी लूप है। नेक्स्ट वाइल लूप, लूप विद अननोन नंबर चेक्स बिफोर। तो अगर हमें पहले से ही नहीं पता हमें कितने स्टेप चलने हैं तो उसके लिए हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। ये एंट्री कंट्रोल लूप है, पहले ही कंडीशन को चेक करता है उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल लूप सिमिलर टू वाइल की तरह ही है, बस क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंडीशन जो है बाद में चेक होगी। तो जो लूप की बॉडी है वो कम से कम अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तब भी एक बार वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारा ब्रेक है। ब्रेक एक कीवर्ड है, तो टर्मिनेट लूप और स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट है हमारा, लूप है, उसे टर्मिनेट करने के लिए इमीडिएटली टर्मिनेट होगा लूप, तुरंत बाहर आ जाएगा लूप से स्विच स्टेटमेंट, उसके लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। कंटिन्यू जैसे मैंने बताया केवल जो करंट आइट्रेशन है हमारा, जिस पर हमने कंडीशन लगाई हुई है उसे स्किप कर देता है, ठीक है। जिस भी आइट्रेशन पर हमने, जैसे ब्रेक में तो क्या हो रहा था तुरंत बाहर आ जाता, एग्जिट कर जाता है लूप से या स्विच स्टेटमेंट से, लेकिन कंटिन्यू में ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू में क्या होगा, केवल जिस जहाँ हमने कंडीशन लगाई हुई है करंट आइट्रेशन पे उसे स्किप कर देगा लूप, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप से चालू हो जाता है। तो आई थिंक ये पूरी यूनिट आपकी समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी था। और नेस्टेड लूप एक, हाँ ये नेस्टेड लूप जो था, लूप इनसाइड अनदर लूप। तो लूप के अंदर जब हम लूप यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? नेस्टेड लूप्स। तो आई थिंक ये पूरी यूनिट आपके समझ में आ गई होगी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, और जो है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से लूप्स हम यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट यूनिट में, फिर फोर्थ यूनिट में देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।